नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बायोलॉजी बाय राहुल असवाल पे। आज अपन अध्ययन करेंगे स्टार्च के पाचन के बारे में। हेडिंग देखिए, यहाँ पे हेडिंग यहाँ लिख दी, वहाँ जगह नहीं थी, इसलिए अपना आज का टॉपिक क्या है, स्टार्च का पाचन। इसके बाद में प्रोटीन का पाचन, इसके बाद में अपन पढ़ेंगे लिपिड का पाचन। मतलब अपने पाचन तंत्र के अंतर्गत अलग अलग अंगों में, पाचन तंत्र में अलग अलग अंगों में अलग अलग पदार्थों का पाचन होता है। ठीक है, अपने पाचन तंत्र में हर एक अंग का अपना एक महत्वपूर्ण योगदान है, जैसे कि अपन ने पीछे अध्ययन किया है। ठीक है, तो इसी प्रकार अलग अलग जो पोषक पदार्थ है, भोज्य पदार्थ है, उनका पाचन का स्थान भी अलग अलग है और अलग अलग रसों द्वारा इनका पाचन होता है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने जो पाचन का स्टार्टिंग यानी पाचन कहाँ से शुरू होता है, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। और क्वेश्चन ये है कि पाचन सर्वप्रथम कहाँ से शुरू होता है। तो पाचन सबसे पहले शुरू होता है मुख गुहा में। और पाचन का जो भोज्य पदार्थ है, किसके द्वारा पाचन स्टार्ट होता है, स्टार्च के पाचन के द्वारा क्या किया जाता है, पाचन की शुरुआत की जाती है। तो पाचन का सबसे स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, मुख गुहा। तो मुख गुहा के अंदर अपन स्टार्च का पाचन, पहले स्टार्च का पाचन पढ़ेंगे अलग अलग ऑर्गन्स में। तो सबसे पहले मुख गुहा की बात करें तो यहाँ पर 6.8 pH के ऊपर अपना जो स्टार्च है भोजन के अंदर, कुल भोजन के अंदर, मतलब अपन जो भी भोजन ले रहे हैं उसके कुल स्टार्च का 30% स्टार्च है, उसका पाचन कहाँ होता है, अपनी मुख गुहा में। ठीक है, मुख गुहा के अंदर क्या होता है, लार ग्रंथियों द्वारा एक एंजाइम का स्राव किया जाता है जिसे बोलते हैं लार एमाइलेज। ये लार एमाइलेज इस स्टार्च पर कार्य करके इसको माल्टोज और डेक्स्ट्रिन में भी परिवर्तित कर देता है। किसमें करता है, माल्टोज और डेक्स्ट्रिन में। यहाँ मैंने लिखा नहीं, माल्टोज और डेक्स्ट्रिन लिख सकते हो आप, और माल्टोज भी याद कर सकते हो। केवल प्रश्न यही आएगा, या तो इसकी पीएच पूछ लेंगे। पीएच यहाँ लिख सकते हो आप 6.8 पीएच। ठीक है, इतनी पीएच पे ही कार्य करता है लार एमाइलेज और स्टार्च को परिवर्तित कर देता है किसमें, माल्टोज के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करेंगे ग्रहणी भाग में। ग्रहणी क्या है, छोटी आंत का एक पहला भाग। ये छोटी आंत का क्या है, पहला भाग, जिसे मैंने ग्रहणी बोला था, इंग्लिश में आप इसे ड्यूडेनम बोल सकते हो। इसके अंदर जो एंजाइम काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं 7.8 पीएच। ये क्या है, पीएच वैल्यू है, पीएच माना, ध्यान रखेंगे इस बात का। नेक्स्ट, अब देखो ग्रहणी के अंदर क्या आता है, एक अग्नाशय रस का स्राव होता है। ठीक है, ग्रहणी भाग में होता है अग्नाशय रस का स्राव। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टार्च आता है मुख गुहा के पाचित होने के बाद में, जो 70% स्टार्च है, अब उसका अलग अलग भागों में क्या होगा, पाचन होगा। तो अब जो अग्नाशय रस है तो इसका ग्रहणी भाग में पाचन होगा, बाकी जो बचा होगा तो यहाँ पर क्या करेगा, एक अग्नाशय एमाइलेज पाया जाता है। अग्नाशय रस के अंदर एक अग्नाशय एमाइलेज, क्या बोलेंगे इसको, अग्नाशय एमाइलेज, क्योंकि अग्नाशय रस के अंदर आता है, इसलिए उसके सम्मान में अपन क्या बोल सकते हैं, अग्नाशय एमाइलेज। मुख्यतः एमाइलेज ही का कार्य करता है, स्टार्च का पाचन करने का कार्य करता है। तो यहाँ पर स्टार्च को पाचित कर देगा कौन, अग्नाशय एमाइलेज, और माल्टोज में परिवर्तित कर सकता है। आप इसे साथ में क्या लिख सकते हैं, डेक्स्ट्रिन। डेक्स्ट्रिन या इंग्लिश में लिख लो इसको माल्टोज प्लस डेक्स्ट्रिन। ठीक है, माल्टोज याद रख लेना, डेक्स्ट्रिन याद होना हो। ठीक है, नेक्स्ट आंतररस के अंदर देखते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, अग्नाशय रस और मुख गुहा के अंदर स्टार्च को जो माल्टोज में तोड़ा है, अब उस माल्टोज का भी क्या होगा, आंतरीय रस के अंदर। कहाँ पर, आंतरीय रस के अंदर एक माल्टेज नाम का एंजाइम। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया। क्या पूछा गया है कि माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज, इनमें से कोई भी एक मिल सकता है एग्जाम में, और पूछ लेंगे इनके टूटने से कौन सा। जैसे मान लो आपको क्या दे दिया, ये माल्टोज यानी क्रियाधार दे दिया और एंजाइम दे देंगे, और आपको प्रोडक्ट पूछेंगे कि क्या क्या है। तो माल्टोज जनरली देखो, जब भी इन तीनों को तोड़ो तो देखो, एक एंजाइम का एक टर्म बताता हूँ आपको। जब एंजाइम का नाम आए ना कहीं भी, आप कैसे पहचानोगे, लास्ट में एज शब्द लगा होगा। किसी भी एंजाइम के लास्ट में कौन सा शब्द लगता है, एज। जैसे यहाँ पर माल्टोज को पाचित करने के लिए जो एंजाइम आएगा वो आएगा माल्टेज, और इसी माल्टोज को तोड़ देगा किसमें, ग्लूकोज और ग्लूकोज में। तो माल्टोज क्या है, एक डाइसेकेराइड है, मतलब 2 शर्करा अणुओं से मिलकर बना कार्बोहाइड्रेट है। क्या बोलते हैं, 2 शर्कराओं से 2 शर्करा अणु
डाई का मतलब दो, सैकराइड यानी शर्करा, दो शर्करा अणु ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर कौन बनता है, माल्टोज। एंजाइम कार्य करता है माल्टेज, तो इसके नाम के आगे एज लगा देंगे तो इसका एंजाइम बन जाएगा। जैसे इसी प्रकार अपन ज्ञात कर सकते हैं, जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन को पाचित करने वाले सभी एंजाइमों को एक साथ अपन बोल सकते हैं प्रोटीज एंजाइम। क्या बोलेंगे, प्रोटीज एंजाइम, ठीक है। नेक्स्ट सुक्रोज, टेबल शुगर, इस सुक्रोज को जो पाचित करेगा उस एंजाइम का नाम है सुक्रेज, और सुक्रोज बना होता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, ठीक है। सुक्रोज किससे मिलकर बना है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। नेक्स्ट लैक्टोज, लैक्टोज बना होता है ग्लूकोज प्लस ग्लाइकोजन से, और एंजाइम कौन सा कार्य करेगा, लैक्टेज। तो लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज पर कार्य करके इसके दो शर्करा अणुओं में तोड़ देगा, ग्लूकोज प्लस ग्लाइकोजन में, ठीक है। ये तो हो गया अपना स्टार्च का पाचन यहाँ पर कंप्लीट, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसके बारे में, इस पॉइंट के बारे में, जो क्या है, प्रोटीन का पाचन। अब देखते हैं अलग अलग भागों में प्रोटीन का पाचन कैसे होता है, ठीक है। देखो आमाशय के अंदर क्या होता है, एक जठर रस का स्राव होता है। किसका स्राव होता है, जठर रस का। और इस जठर रस के अंदर अधिकतम जो एंजाइम है वो सभी एंजाइम क्या है, प्रोटीन अपघटनीय एंजाइम। इस जठर रस में कौन से एंजाइम होंगे, प्रोटीन अपघटनीय एंजाइम, याद रखना आपको, ठीक है, जठर रस के अंदर। जैसे अब देखो यहां पर एक अम्ल का स्राव होता है जिसको अपन बोलते हैं अक्षीय अम्ल। अब इस अक्षीय अम्ल के संपर्क में आकर ये जो पेप्सिनोजन है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, पेप्सिन में परिवर्तित हो जाएगा। और ये पेप्सिन क्या कर देगा, एक तो पेप्सिनोजन और एक प्रोरेनिन, दो एंजाइम होंगे, ध्यान रखना। एक तो पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन। देखो एक तो शब्द लगा है रेनिन से पहले प्रो और पेप्सिन के बाद में नोजन। इसका मतलब क्या है, ये जो एंजाइम है ये वास्तव में निष्क्रिय अवस्था के अंदर होते हैं स्रावित। जठर रस के अंदर जो एंजाइम स्रावित होते हैं पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन, इनका मतलब क्या हो गया, ये निष्क्रिय हैं, ये अक्षीय अम्ल के संपर्क में आके पेप्सिन प्लस रेनिन में परिवर्तित हो जाते हैं। अब पेप्सिन और रेनिन ये दोनों क्या है, एक प्रोटीन को अपघटन करते हैं ये, इसलिए इनको क्या कहा है, प्रोटीन अपघटनीय एंजाइम। अब यहाँ पर देखो ये जो केसिन प्रोटीन है जो दुग्ध प्रोटीन के नाम से भी जाने जाते हैं। जनरली ये जो रेनिन एंजाइम है, ये जो रेनिन एंजाइम है, ये रेनिन एंजाइम बच्चों के अंदर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, बच्चों के अंदर। ये भी एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है कि रेनिन एंजाइम पाया जाता है बच्चों के जठर रस में पाया जाता है जनरली, ठीक है। अपने अंदर जो प्रोटीन को अपघटित करेंगे जनरली ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिनोजन, क्योंकि जो कैसिन प्रोटीन है वो माता के दुग्ध में मिलती है। किस में मिलती है सबसे ज़्यादा, माता के दुग्ध में। और उस दुग्ध की प्रोटीन को पचाने के लिए अपने काम करता है रेनिन एंजाइम, और इस कैसिन को तोड़ देता है कैल्शियम पेराकेसिनेट। किसमें तोड़ देता है, कैल्शियम पेराकेसिनेट। अब आप बोलोगे सर हमने देखा ही नहीं कैल्शियम पेराकेसिनेट कैसा होता है, तो आप एक छोटे शिशु को जो दुग्ध पान करता है उसको जब दूध जैसे ही माता स्तनपान करवाती है उसके 10-15 मिनट बाद कई बार बच्चों के क्या हो जाती है, वोमिट होने लगती है, वो बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो उस दौरान आप देखोगे जो दही जैसी आपको पदार्थ बाहर निकलेगा वो कैल्शियम पेराकेसिनेट है। आ गई बात समझ में, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं ग्रहणी भाग के अंदर किसका पाचन देखेंगे, अब प्रोटीन का। तो ग्रहणी भाग के अंदर एक रस का स्राव होता है जिसको क्या करना है, अग्नाशय रस। अब देखो आपको थोड़ा ऐसा लग रहा होगा सर अलग अलग बता रहे हैं सबके बारे में। ये अलग अलग बताने का उद्देश्य यही है कि आपको हर पार्ट एकदम डिटेल में समझ में आए। उसके बाद में लास्ट में मैं क्या करूंगा, ये जैसे टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में मैं इसकी प्रश्नोत्तरी डालूंगा, वहां आपको एकदम आराम से बता दूंगा, क्वेश्चन के थ्रू ही समझ में आ जाएगा कि अग्नाशय रस के अंदर कौन कौन से एंजाइम होते हैं। ये भी प्रश्न आता है, मेरे को पता है इस बात का। तो अग्नाशय रस में कौन से एंजाइम आते हैं, जठर रस में कौन कौन से एंजाइम है, उनके प्रश्न डाल दूंगा, आप प्रश्नोत्तरी देख लेना, आपका सब कुछ डाउट क्लियर हो जाएगा। इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा, ठीक है। और आ जाए तो आप अन्यथा और कुछ भी पढ़ सकते हैं। अब देखो गारंटी किसी चीज़ की नहीं ली जाती 100% कि इसी में से सब कुछ आ सकता है, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान है इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं ग्रहणी भाग में प्रोटीन का पाचन किसके द्वारा होता है, अग्नाशय रस के द्वारा होता है। अग्नाशय रस के अंदर कुछ एंजाइम काम करते हैं जैसे एंटेरोकाइनेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ठीक है। ये क्या है, सभी निष्क्रिय एंजाइम है, ठीक है। क्या है, निष्क्रिय एंजाइम है। और ये निष्क्रिय एंजाइम किसकी सहायता से सक्रिय होंगे, सबसे पहले जो ट्रिप्सिनोजन है जो एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन अपघटनीय एंजाइम है, ये एंटेरोकाइनेज की उपस्थिति के अंदर ट्रिप्सिन में परिवर्तित होता है। और उसके बाद में ये ट्रिप्सिन एंजाइम काइमोट्रिप्सिन
और सॉरी काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज को किस में परिवर्तित कर देगा, काइमोट्रिप्सिन तथा कार्बोक्सीपेप्टाइडेज के अंदर। किसको, काइमोट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन एंजाइम परिवर्तित करता है काइमोट्रिप्सिन, उसके बाद में प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंजाइम को ये ट्रिप्सिन एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो यहाँ इसके बाद में अपन बात करते हैं ग्रहणी हो गई। अब आंत्र भाग के अंदर भी क्या होता है, देखो आंत्र रस के अंदर एक रस का स्राव होता है, जिसको आप आंत्र रस को आप सेकंड नाम भी बोल सकते हो, जिसको बोलते हैं संकस एंटेरिकस। पहले वाले वीडियो में भी मैंने समझाया था। इसके अंदर एक एंजाइम काम करता है जिसको कहते हैं इरेप्सिन एंजाइम, और ये इरेप्सिन एंजाइम किसकी तरह कार्य करेगा, अमीनो पेप्टाइडेज या डाईपेप्टाइडेज के रूप में कार्य करेगा। मतलब डाईपेप्टाइडेज का मतलब क्या है, ये जो प्रोटीन है उसको, जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन टूटेगी किसके अंदर, अमीनो एसिड। प्रोटीन क्या है, अमीनो एसिड के बहुलक को होता है प्रोटीन, और वो अमीनो एसिड के ऊपर कार्य करके ये उनको सरल अणुओं में तोड़ देंगे। आगे बात समझिए, जनरली आपको पता है प्रोटीन अमीनो अम्ल से मिलकर बनी है, और अमीनो अम्ल क्या है, अमोनिया, मतलब नाइट्रोजन युक्त पदार्थों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रोटीन और स्टार्च का पाचन अलग अलग भागों में, और आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे अपन अध्ययन करते हैं वसा के पाचन के बारे में। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं वसा का पाचन। ठीक है, अपन ने स्टार्च और प्रोटीन का पाचन कंप्लीट कर लिया है पाचन तंत्र के अलग अलग भागों के अंदर। अब अपन वसा का पाचन का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, उसको ध्यान से देखिए। लाइपेजेज एक प्रकार का एंजाइम है। पहली बात तो जो क्या है, पित्त की उपस्थिति के अंदर क्या करता है, सक्रिय होकर वसा को डाई व मोनोग्लिसराइड में तोड़ता है। वसा को किस में तोड़ता है, डाई व मोनोग्लिसराइड के अंदर। चूंकि आपको पता है, देखो यहाँ देखो, वसा किस में टूट रही है, मोनोग्लिसराइड तथा ग्लिसरॉल। वसा किन से मिलकर बनी है, ग्लिसरॉल अणुओं से या ग्लिसराइड अणुओं से मिलकर बनी है। तो यहाँ पर वसा के पाचन में सबसे महत्वपूर्ण जो रोल होगा वो लाइपेजेज एंजाइम का होगा, और ये लाइपेजेज एंजाइम पित्त की उपस्थिति में सक्रिय होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पितरस। पितरस बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो पितरस क्या है, इसमें एंजाइम अनुपस्थित होते हैं। पितरस के अंदर कभी भी कोई एंजाइम नहीं पाया जाता। पितरस के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता। कार्बनिक और अकार्बनिक लवण तथा जल पाया जाता है। अब देखो, ये अकार्बनिक और कार्बनिक लवणों का भी अपने आप में कार्य है। जैसे जो ये अकार्बनिक लवण है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये क्या करते हैं, अमाशय से जो अत्यधिक अम्लीय पदार्थ आया है उसकी पीएच को क्या कर दे, क्षारीय में परिवर्तित कर दे, और पीएच कहाँ पर लेके जाए, 7.8 पीएच बना दे। ठीक है, तो माध्यम को क्षारीयता प्रदान कौन करते हैं, पितरस में उपस्थित अकार्बनिक लवण। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। और कार्बनिकों का काम क्या होता है, वसा के इमल्सीकरण में सहायक होते हैं, वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। तो आइए, पितरस, इसमें देखो एंजाइम अनुपस्थित नहीं होता ना, इसलिए इसे कई बार क्या करते हैं, आभासी, एक नाम और दिया जाता है इसको, आभासी पाचक रस। क्या बोलते हैं, आभासी पाचक रस के नाम से भी इसको जानते हैं। अब इसमें 95% जल होता है, और 5% भाग में कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन, पित्त वर्णक, क्या है, पित्त वर्णक, और अकार्बनिक लवण में सोडियम बाइकार्बोनेट, जो पीएच मेंटेन का कार्य करते हैं। ठीक है, पीएच मेंटेन का कार्य, पीएच को कितनी लेके जाएंगे, 7.8 तक। आगे बात समझ में। अब देखो, अपन इसका जो मुख्य पार्ट है वही पढ़ लेते हैं, वसा का इमल्सीकरण। ठीक है, अब देखो वसा क्या है, वसा या तो ट्राइग्लिसराइड के रूप में हो सकती है, या वसा या लिपिड के रूप में भी हो सकती है। अब इसके अंदर क्या होगा, अग्नाशय रस के अंदर एक लाइपेज एंजाइम होता है। ये पाचन कहाँ हो रहा है, आंतों के अंदर हो रहा है। ठीक है, तो रस कौन सा काम कर रहा है, अग्नाशयी रस का लाइपेज एंजाइम। एंजाइम कौन सा है, लाइपेज, लेकिन कौन सा, अग्नाशय रस का, इसलिए अग्नाशयी लाइपेज बोला है। ये ट्राइग्लिसराइड को डाइग्लिसराइड में तोड़ेगा, उसके बाद में मोनोग्लिसराइड में। नेक्स्ट, वसा को लाइपेज एंजाइम कार्य करता है, मोनोग्लिसराइड और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। नेक्स्ट, लिपिड को किस में तोड़ेगा, वसीय अम्ल, और वसीय अम्ल और छोटे टुकड़ों के अंदर टूट जाएगा वसीय अम्ल, जो अंतिम उत्पाद होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर वसा के ऊपर लिसिथिन कार्य कर रही है और छोटे छोटे अणुओं में तोड़ रही है। यही कार्य कार्बनिक लवणों के द्वारा भी संपन्न होता है, जिसे क्या कहते हैं, वसा का इमल्सीकरण। ठीक है, आपको इसमें याद रखने वाली बात क्या है,
एक तो ये याद रख लेना, अकार्बनिक लवणों का कार्य क्या होता है, पीएच मेंटेन का कार्य होता है। कार्बनिक लवणों का कार्य क्या होता है, वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में, या अपन बोल देंगे इसमें तोड़ देगा, इमल्सीकरण छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा कार्बनिक लवण, ठीक है, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट ये याद रख लेना, अग्नाशयरस के अंदर एक लाइपेज एंजाइम होता है जो कि इसको वसा को तोड़ने में डाई या मोनोग्लिसराइड में तोड़ देता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, बाकी इसमें कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों अपन अध्ययन करेंगे न्यूक्लिक अम्ल का पाचन। तो अपने पाचन तंत्र के अंदर अलग अलग अंगों में न्यूक्लिक अम्ल का पाचन किस प्रकार होता है, कौन से एंजाइम काम करते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद अपन बात करेंगे अपने पाचित अवशोषण पदार्थ कि कौन कौन से पदार्थों का किस भाग में अवशोषण होता है। अभी तक तो अपन पढ़ रहे थे पाचन, कौन से भागों में किस पदार्थ का पाचन होता है। अब पढ़ेंगे कौन से भाग में किस पदार्थ का अवशोषण होता है। तो अपने पिछले वाले पार्ट का छोटा सा टॉपिक बचा है जिसका नाम है न्यूक्लिक अम्ल का पाचन। इसके बाद में स्टार्ट करेंगे पाचित उत्पादों का अवशोषण। तो यहाँ पर न्यूक्लिक अम्ल से मतलब ये है डीएनए और आरएनए। आरएनए और डीएनए की फुल फॉर्म अगर आपको याद है तो आपको पता लग जाएगा न्यूक्लिक अम्ल किसे कहते हैं, जो कोशिका के केंद्रक में स्थित होते हैं और किसी जीव की आनुवांशिक सूचनाओं को धारण करके रखते हैं। इन अम्लों को क्या कहेंगे, न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। जैसे न्यूक्लिक अम्ल का एग्जाम्पल है डीएनए और आरएनए, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक अम्लों को किस में तोड़ देता है, न्यूक्लियोटाइड में, और न्यूक्लियोटाइड किस में परिवर्तित हो जाएगा, न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट। यहाँ पर न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम और फॉस्फेटेज एंजाइम कार्य करके नाइट्रोजन क्षारकों में टूटता है। तो अब वापस देखो समझिए, न्यूक्लिक अम्ल है तो इसको पाचित करने के लिए एंजाइम कौन सा काम करेगा, न्यूक्लिएज। कौन सा एंजाइम काम करेगा, न्यूक्लिएज। ध्यान से सुनना, न्यूक्लिएज एंजाइम काम करेगा, न्यूक्लिएज एंजाइम काम करेगा और किस में तोड़ देगा, न्यूक्लियोसाइड में। जनरली आपको अगर पता है तो मैं समझाता हूँ। देखो, जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो बना होता है किन किन से, एक तो बना होता है नाइट्रोजनी क्षारक से, किससे, नाइट्रोजनी क्षारक से, प्यूरिन और पायरिमिडिन, और बना होता है किससे, एक उसके अंदर शर्करा, पेंटोज शर्करा पाई जाती है। कौन सी शर्करा पाई जाती है, पेंटोज शर्करा। और एक और संरचना होती है, एक और पदार्थ होता है जिसे को बोलते हैं फॉस्फेट समूह है। कौन सा, फॉस्फेट समूह है, ठीक है बेटा। तो अब देखो एक न्यूक्लिक अम्ल की प्रारूपिक स्ट्रक्चर क्या होती है, उसमें नाइट्रोजनी क्षारक होंगे, शर्करा अणु होगा और फॉस्फेट समूह होगा। तो जहाँ पर नाइट्रोजनी क्षारक और केवल शर्करा दिखे न्यूक्लिक अम्ल में, ऐसे न्यूक्लिक अम्ल को बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। और जिसके अंदर ये तीनों संरचना हो उसको बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लिक अम्ल क्या है, न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। मतलब एक न्यूक्लिक अम्ल में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। ऐसी प्रारूपिक संरचनाएं बहुत सारी श्रृंखला में जुड़ी होती है। तो न्यूक्लिक अम्ल के ऊपर न्यूक्लियस एंजाइम कार्य करके न्यूक्लियोटाइड में जोड़ेगा। न्यूक्लियोटाइड का मतलब नाइट्रोजन क्षारक, शर्करा और फॉस्फेट, और इसी न्यूक्लियोटाइड के ऊपर कार्य करेगा न्यूक्लियोटाइडेज। कौन सा एंजाइम कार्य करेगा, न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम कार्य करेगा, न्यूक्लियोटाइडेज, एज लगा देना लास्ट में, न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम कार्य करेगा और इस न्यूक्लियोटाइड को ये तोड़ देगा न्यूक्लियोसाइड में और फॉस्फेट में। न्यूक्लियोसाइड का मतलब क्या होता है, जब नाइट्रोजनी क्षारक यानी न्यूक्लिक अम्ल में क्या हो, केवल नाइट्रोजनी क्षारक और शर्करा ये दोनों ही हो, इसे क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसाइड, और फॉस्फेट अलग हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये न्यूक्लियोटाइड टूटता है न्यूक्लियोसाइड में और फॉस्फेट में। अब इस न्यूक्लियोसाइड के ऊपर न्यूक्लियोसाइडेज, कौन सा एंजाइम कार्य करेगा, न्यूक्लियोसाइडेज, और साथ में एक एंजाइम काम करेगा फॉस्फेटेज। कौन सा एंजाइम, फॉस्फेटेज, और तोड़ देगा किसमें, नाइट्रोजनी क्षारक और शर्करा के अंदर। आ गई बात समझ में। तो ये हो गया न्यूक्लिक अम्ल का पाचन। अब अपन बात करते हैं पचित उत्पादों का अवशोषण। जो अपने शरीर में जिनका पाचन हुआ है, जो पच गए हैं, उनका अवशोषण कैसे होता है। सबसे पहले अवशोषण स्टार्ट होता है मुख गुहा से। अपन कई बार कुछ औषधियाँ भी ग्रहण करते हैं अपने भोजन में, या अपन रोग वाली अवस्था के अंदर, तो उन कुछ औषधियों का, जैसे एस्प्रिन, डिस्प्रिन, ये जो औषधियाँ हैं इनका पाचन कहाँ होता है, मुख गुहा के अंदर ही होता है। नेक्स्ट अपन बात करें आमाशय की, तो आमाशय के अंदर जनरली जल और सरल शर्कराएं और एल्कोहल यानी दारू का क्या होता है,
जो अवशोषण होता है वो आमाशय के अंदर होता है। जल, सरल शर्करा, एल्कोहल, इन तीनों चीज़ों का आमाशय में। इसके अलावा जो आयन है जैसे सोडियम, आयरन इत्यादि जो आयन है उनका अवशोषण भी कहाँ होगा? आमाशय में। नेक्स्ट, छोटी आंत में किन चीज़ों का अवशोषण होगा? देखो छोटी आंत का वो मैंने 3 भागों में डिवाइड किया था, ग्रहणी, अग्र क्षुद्रांतर और क्षुद्रांतर। अब अलग अलग भागों में अलग अलग पदार्थों का या इनकी अलग अलग विशेषता है। जैसे जो क्षुद्रांतर भाग है, सॉरी ग्रहणी भाग है, इस ग्रहणी भाग में सबसे ज़्यादा पाचन होता है, अधिकतम पाचन होता है। ग्रहणी भाग में क्या होता है? अधिकतम पाचन क्रिया संपन्न होती है। और अग्र क्षुद्रांतर और क्षुद्रांतर के अंदर अत्यधिक क्या होगा? अत्यधिक अवशोषण होगा, सबसे ज़्यादा अवशोषण यही होता है। अब देखो क्षुद्रांतर की बात करें केवल, तो इसमें पित्त लवण और विटामिन B12 का अवशोषण होता है। नेक्स्ट, बड़ी आंत। बड़ी आंत में जल और कुछ खनिजों का और कुछ औषधियाँ हैं उनका अवशोषण होता है। इसके अलावा बात करें विटामिन की, तो विटामिन का भी अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत में हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पचित उत्पादों का अवशोषण। तो कहाँ से स्टार्ट होता है? मुख गुहा से लेकर बड़ी आंत तक। इसके बाद में कोई अवशोषण क्रिया नहीं संपन्न होती। अब देखो कैलोरिक वैल्यू देखेंगे आप, मतलब अपन ने जो भोजन लिया है उसके अंदर जनरली प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड, ये 3 चीज़ें लेते हैं अपन भोजन के अंदर। तो इनका मतलब पाचित होने के बाद में अपन को कितनी कैलोरी ऊर्जा मिली उसका वैल्यू देख लेते हैं। ये जो वैल्यू है ये अपन लैब में टेस्ट किया गया है, उसके आधार पे आपको डेटा मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। एनसीईआरटी के अंदर जो डेटा दे रखा है सेम वही डेटा है, और वो डेटा क्या है? लैब वाला है, तो लैब में कितना मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर कैलोरिक वैल्यू देखेंगे किसकी? वसा की। तो वसा के पाचन से प्रति ग्राम वसा से कितनी कैलोरी मिलती है? 9.45 किलो कैलोरी। मतलब 1 ग्राम वसा के अंदर कितनी एनर्जी होती है? 9.45 किलो कैलोरी ऊर्जा अपन को प्राप्त हो सकती है। नेक्स्ट, प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन के अंदर 1 ग्राम के अंदर 5.65 किलो कैलोरी, कितनी? 5.65 किलो कैलोरी ऊर्जा अपन को मिलती है कैलोरी के रूप में। और कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के अंदर 4.1 किलो कैलोरी आपको ऊर्जा मिल सकती है। ठीक है, अगर अपन इनकी बात करें फिजियोलॉजिकल कार्य की है, अपन जनरली अपने शरीर की बात करें कि अपन किस प्रकार यूज कर सकते हैं, तो इनके अंदर इसका वैल्यू आ जाएगा 9, इनका 5, इसका 4। ठीक है, आपको एग्जाम में यही पूछेगा, अगला आपको एग्जाम में यही पूछेगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 1-2 ही एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है, बाकी अभी तक नहीं आया। तो ये अभी क्या है, एग्जामिनर यहाँ से पूछ सकता है। एनसीईआरटी जीव विज्ञान एनसीईआरटी है, उसके कोने में छिपा हुआ है नीचे की साइड पेज में, बाएं साइड पेज में। ठीक है, आप पाचन वाले अध्याय में पढ़ोगे तो। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखो कई बार ऐसे भी पूछ लेता है कि अलग अलग पदार्थों का अवशोषण किस प्रकार होता है। सक्रिय अवशोषण है, निष्क्रिय अवशोषण है, सरल विसरण है, परासरण है। तो परासरण अगर पूछ ले तो केवल जल का जो अवशोषण होता है वो परासरण विधि द्वारा होता है। ठीक है, अब इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आपके जीव विज्ञान एनसीईआरटी की 11वीं जो यूनिट है पादपों के अंदर अवशोषण, वो वहाँ पर समझाऊंगा। ठीक है, अवशोषण के लिए वहीं समझाई जाएगी। परासरण क्या है, विसरण क्या है, सुसाध्य विसरण क्या होता है, निष्क्रिय क्या होता है, सक्रिय क्या होता है। तो देखो लिपिड, ये याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, बाकी तो याद रखो तो रखो वरना कोई दिक्कत नहीं है। लिपिड ग्लूकोज अमीनो अम्ल का सरल विसरण तथा सक्रिय परिवहन द्वारा क्या होता है, अवशोषण होता है, जबकि जल का परासरण द्वारा और धनात्मक जो आयन है जितने भी जैसे सोडियम, पोटेशियम, इनका जो अवशोषण होता है इनका सक्रिय परिवहन के द्वारा ये संपन्न होते हैं। नेक्स्ट, ऋणात्मक आयन जैसे क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड Cl- जितने भी ऋणात्मक वाले हैं उन सब का जो अवशोषण होगा या परिवहन होगा वो निष्क्रिय परिवहन कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अपन नेक्स्ट अभी अध्ययन करेंगे किसके बारे में, पाचन तंत्र के विकार यानी रोग के बारे में। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार।